नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी आप सभी का पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में स्वागत करता हूं। और मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था और आज पेडागॉजी की पहली क्लास और बोला था एनसीएफ या आरटीएफ लेके कोई एक आएंगे, तो आज आपके ऊपर लिखा दिख रहा है बोर्ड पर एनसीएफ 2005 पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये हमारी पेडालॉजी की पहली क्लास है और पहली ही क्लास में आज हमें एनसीएफ 2005 जानना है। और हमने कहा था ये आपको वीकली क्लासेस मिलेगी, प्रत्येक सप्ताह में एक लेक्चर आया करेगा, अगले सोमवार पे इसका दूसरा लेक्चर आएगा। और आज हमें इस पर चर्चा करनी है, एनसीएफ पर हमें चर्चा करनी है कि एनसीएफ होता क्या है, आया कहाँ से, किसके द्वारा आया, इसकी क्या ज़रूरत थी, कितने एनसीएफ आए, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। एक बार ये वीडियो आप लोग इतना शेयर करें कि सभी मित्रों तक पहुँचे। ये हमारे सेमेस्टर परीक्षाओं में भी उपयोगी है। हमारी सीटेट की परीक्षा में 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है, हमारी टेट की परीक्षा में 1 से 2 नंबर का भी ये पूछा जाता है। कुल मिला के कम से कम जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जो टेट टीचर एबिलिटी टेस्ट होते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं, उनमें 5 से 6 नंबर देता है और 3 से 4 नंबर सेमेस्टर परीक्षा में देता है। तो आज हम इस पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। एनसीएफ 2005 पर 25 से 30 मिनट की आपके सामने ये चर्चा होगी। हमें पढ़ना है एनसीएफ 2005। तो पहले तो एनसीएफ आपको शॉर्ट फॉर्म लिखा दिख रहा है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका हिंदी में नाम क्या होता है, इसको जानते हैं। 2005 का अर्थ हुआ कि यह 2005 में आया था। अब चर्चा करते हैं। लिखा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा कार्यक्रम 2005। ये किस लिए आया, इसका उद्देश्य क्या था, इन सभी पर आज हमें चर्चा करनी है। तो ये हमारी जुलाई सन 2004 में बैठक हुई थी एनसीईआरटी की। उस एनसीईआरटी की बैठक का ये नतीजा था, 14 जुलाई से 19 जुलाई के मध्य बैठक हुई थी 2004 में एनसीईआरटी की। उस एनसीईआरटी की बैठक का ये नतीजा था हमारा एनसीएफ 2005। पहले इसके बारे में हम आपसे बहुत चर्चा करते हैं। एनसीएफ कितने आए, अभी तक एनसीएफ 4 आए हैं। एक 2000 में आया था, 1975 में भी आया था, हमारा 2005 में भी आया था और हमारा 1988 में भी आया। तो अभी तक कुल 4 हमारे, ये सारे पॉइंट आपको लिखित भी देंगे हम अभी, ये 4 हमारे एनसीएफ अभी तक प्रभावी हुए हैं। 2005 का ये उस समय का नवीनतम दस्तावेज था, 2005 था। इसका उद्देश्य क्या था, इसने बताया क्या था, इन सब पर चर्चा करने आया कहाँ से, तो एक बार सुनते हैं। इसका उद्देश्य था रटंट प्रणाली को दूर करना और जो इसका मेन उद्देश्य था वो था बिना बोझ के शिक्षा। बिना बोझ के शिक्षा, ये एक टैगलाइन थी। बिना बोझ के शिक्षा का अर्थ क्या हुआ मित्रों, क्या होता है हम देखते हैं अभी भी जो प्राइवेट स्कूल वगैरह हैं, तो उन्हें बच्चों के जो बैग होते हैं बहुत भारी होते हैं। तो इसमें कहा गया था कि बैग का तो वजन बढ़ रहा है लेकिन गुणवत्ता में उतनी ही कमी आ रही है, इसलिए हमें एनसीएफ 2005 की ज़रूरत आन पड़ी। बिना बोझ की शिक्षा, हमें मतलब बच्चों को बोझ नहीं देना है। कुछ हमारी परीक्षा प्रणाली में कमियां थीं, उस परीक्षा प्रणाली की कमियों को भी दूर करना था। ऐसी काफ़ी चर्चाएं थीं जो हमारी पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों से थीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परिणाम ही ये था। प्रोफेसर यशपाल समिति ने एनसीएफ 2005 दिया। प्रोफेसर यशपाल, तो क्वेश्चन बनता है 2005 एनसीएफ किसने दिया, तो प्रोफेसर यशपाल समिति ने दिया। इस 2005 एनसीएफ को पूरा लागू करने के लिए कुल 4 समितियां गठित हुई थीं। पहली समिति जो थी प्रोफेसर यशपाल समिति। प्रोफेसर यशपाल समिति में सदस्य कितने थे, कुल कितने सदस्य थे, तो कुल इसमें यदि हम देखते हैं तो कुल 38 सदस्य थे मित्रों, 38 कुल 38 सदस्य थे। लेकिन 38 सदस्यों में भी बंटवारा था। वो कैसा बंटवारा था, उसमें जानते हैं कि 35 सदस्य तो प्रोफेसर यशपाल समिति के थे और 3 सदस्य एनसीईआरटी ने भेजे थे। एक किस भाषा में लिखा, तो जो हमारा 8वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, कौन सी अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, तो उस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं। तो एनसीएफ 2005 हमारी 22 भाषाओं में कहा गया है, पूरी 22 की 22 भाषाओं में लिखा है। ऐसे हमें काफ़ी तथ्यों पर चर्चा करनी है। अब हमारे एक बार पुनः लिखते हुए चलते हैं, समझते हुए चलते हैं प्रत्येक पॉइंट को। हमने आपको एक बेस बताया कि हमें कहाँ कहाँ कितने कितने जो हमने सारी चीज़ें बोली, इन सब पर हम एक डिटेल व्याख्या सहित 25-30 मिनट में पूरा समझेंगे। यहाँ दिख रहा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005,
राष्ट्रीय, नेशनल तो राष्ट्रीय होता है, ये दोनों शब्द हम छोड़ देते हैं। यहाँ एक मेन शब्द दिख रहा है, मूल शब्द दिख रहा है आप लोगों, करिकुलम। करिकुलम का अर्थ क्या होता है, करिकुलम कहाँ से लिया गया है, इस करिकुलम किस भाषा का शब्द है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो स्टार लगा के यहाँ लिखिए, आप लोग लिखते चलिए, समझते चलिए। करिकुलम, ये करिकुलम शब्द ये है, यह लैटिन भाषा से लिया गया है, यह लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है। अब प्रश्न उठता है, यह लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है मित्रों। और यह लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो यह करी रे से बना है, CUR RE और रे। इसको पढ़ते हैं क्यूअर रे, क्या पढ़ते हैं, क्यूअर रे। क्यूअर रे इस लैटिन भाषा के शब्द से करिकुलम शब्द आया है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। क्यूअर रे का अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान। क्यूअर रे का अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान। ये हमने जाना कि करिकुलम शब्द है, यह लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, लैटिन भाषा के क्यूअर रे शब्द से आया है। क्यूअर रे शब्द का अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान। यहाँ तक हमने समझा। अब इस दौड़ के मैदान का मतलब ही समझा गया पाठ्यचर्या, इसका ही पाठ्यचर्या, चर्चा नहीं माफ कीजिए, पाठ्यचर्या, इसका ही अर्थ समझा गया पाठ्यचर्या। अब ये पाठ्यचर्या समझा गया। दौड़ के मैदान से हमने पाठ्यचर्या को कैसे जोड़ा, तो दौड़ के मैदान में जो होता है, तो एक व्यक्ति दौड़ता है तो उसके पूरी फिजिकल, पूरी बॉडी में क्या होता है, वार्म अप होता है। हम नहीं कहने लगते दौड़ लगा लो यार तो पूरी बॉडी फिट हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो ये पाठ्यचर्या होती है, इसके द्वारा हम बच्चे के संपूर्ण विकास, बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे सकते हैं। इसलिए हमारा NCF 2005 आया। अब इस पर अगले पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। जो हमारा NCF 2005 है, तो लिखिए पाठ्यचर्या के अंतर्गत, पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो मित्रों होता है, शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों गतिविधियां होती हैं। शैक्षणिक तथा सशैक्षणिक गतिविधियां होती हैं। शैक्षणिक व सशैक्षणिक गतिविधियां या उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। इसका उद्देश्य ही ये होता है। अब NCF 2005 का एक उद्देश्य और होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। NCF 2005 काय पे जोर देता है, NCF 2005 बच्चे के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है, विकास पर जोर देता है। ये यहाँ तक हमने समझा। हमने क्या समझा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आया, 2005 में आया। किसका परिणाम था, ये 14 से 19 जुलाई 2004 में हुई NCERT की बैठक है। अब यहाँ एक शब्द आया NCERT, तो ये आप लोगों के लिए प्रश्न है NCERT। आप सभी मित्र इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और जो मित्र आंसर देगा उसका अगले सप्ताह नाम जरूर लिया जाएगा। NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में बताना है आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि बच्चे के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है पाठ्यचर्या के अंतर्गत शैक्षणिक तथा सशैक्षणिक। और अब यहाँ एक चीज और है, एक पॉइंट हम लिखते रहे हैं मित्रों। NCF 2005 ने जो है बालकों को तनाव व बोझ युक्त शिक्षा से मुक्त किया, क्या किया, मुक्त किया। इसका अर्थ क्या हुआ
एनसीएफ 2005 के पहले ये सब सोचा जाता था, लेकिन जो अमूर्त रूप था, हम कह सकते हैं कि बालकों की तनाव व बोझ युक्त शिक्षा को अमूर्त रूप से मूर्त रूप प्रदान किसने किया? एनसीएफ 2005 ने किया। किसने किया? एनसीएफ 2005 ने बालकों के तनाव व बोझ युक्त शिक्षा का अंत किया, उसको मूर्त रूप दिया। अब आगे हम जो प्रोफेसर यशपाल समिति जो है उसका गठन कब हुआ था? पहला प्रश्न यही उठेगा, प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन कब हुआ था? हमारा एक प्रश्न ये भी है, प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन कब हुआ था? एक प्रश्न ये भी बन सकता है। तो देखो 1993 में 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन हुआ था। प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन 1993 में हुआ था। इतना हमने आपको बताया। अब आगे हम बात करते हैं, जो एनसीएफ आया तो कोई भी नियम आएगा, कोई भी फ्रेमवर्क आएगा, कोई भी नीति आएगी तो बिना सरकार के नहीं आ सकती है। तो ये एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा आई थी। किसके द्वारा आई थी? मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, माफ कीजिए, विकास मंत्रालय द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एमएचआरडी के द्वारा जारी किया गया था, के द्वारा दी गई थी। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा दिया गया था। ये जो फ्रेमवर्क है ये किसके द्वारा आया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा आया था। ये उस समय का नवीन दस्तावेज था, ये भी हमने बता दिया। इसकी जो टैगलाइन थी प्रोफेसर यशपाल समिति की, टैगलाइन क्या थी ये देखते हैं, बिना बोझ के शिक्षा। जो टैगलाइन थी वो मित्रों क्या थी? बिना बोझ के शिक्षा। बिना बोझ के शिक्षा, टैगलाइन क्या थी इसकी? बिना बोझ के शिक्षा। अब आगे हम बात करते हैं मित्रों, इसके जो निर्माण का आधार था, इसका आधारभूत क्या था? तो हमने बताया राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका आधारभूत थी। और यहाँ तक हमने चर्चा की कि प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन 1993 में हुआ था। और जो एनसीएफ में सदस्यों की बात करते हैं हम, एनसीएफ 2005 में प्रोफेसर यशपाल समिति में, प्रोफेसर यशपाल समिति ने कुल सदस्य जो थे वो 38 थे। कुल सदस्य कितने थे मित्रों? 38 थे। और जो सदस्यों की संख्या थी वो 38 थी। और इन्होंने जो एक संचालन समिति की थी, प्रोफेसर यशपाल ने एक संचालन समिति का गठन किया था। एक संचालन समिति, कौन सी समिति? संचालन समिति का गठन किया था। और इस समिति में, इसमें कुल 38 सदस्य थे। कुल 38 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 38 सदस्य थे। उसमें से कैसा था? प्रोफेसर यशपाल समेत 35 सदस्य ये थे और 3 सदस्य एनसीईआरटी के थे। हमने जैसा कि आपसे प्रश्न भी पूछा था कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताइए, कितना था। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका मूल ध्येय क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति करना क्या चाहती थी? अब इस पर हम कुछ चर्चा करते हैं, फिर आगे समझते हैं। तो देखो, ये जो अपनी यशपाल समिति थी, ये सपनों के भारत का निर्माण करना इसका उद्देश्य था, मेन बात। और इसका जो मूल उद्देश्य था, ये कितनी भाषाओं में थी, इसका फॉर्मूला क्या था? तो प्रोफेसर यशपाल समिति ने जो एनसीएफ 2005 दिया मित्रों, तो इन्होंने त्रिभाषी फॉर्मूले पर जोर दिया। कौन से फॉर्मूले पर दिया? त्रिभाषा फॉर्मूला दिया। त्रिभाषा का मतलब क्या हुआ था? देखो, एक हमारी ली थी इन्होंने क्षेत्रीय भाषा। कौन सी ली थी? क्षेत्रीय भाषा, मतलब या राज्य भाषा कह सकते हैं आप, क्षेत्रीय भाषा। दूसरी थी हमारी हिंदी और एक थी वेस्टर्न अंग्रेजी। क्या थी? क्षेत्रीय भाषा का मतलब होगा मातृभाषा।
क्या हुआ। लेकिन ये जो त्रिभाषा का फॉर्मूला था ये उच्च प्राथमिक विद्यालय में लागू किया जाता था। कहाँ के लिए था? ये जो त्रिभाषा का फॉर्मूला था मित्रों ये उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए था। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए था। तो अब हम बात करते हैं प्राथमिक। तो एनसीईआरटी 2005 ने वकालत की थी। इन्होंने कहा था कि प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 तक बच्चे को मातृभाषा में सिखाया जाए। कैसे? कि यदि हम देखते हैं यदि गुजरात का बच्चा है या हम क्षेत्रीय भाषा में देख लेते हैं कोई बुंदेलखंड का बच्चा है और यहाँ टीचर कोई बिहारी आ गया या बुंदेलखंड का शिक्षक है बिहार में जाके पढ़ाने लगे, बिहार वाले क्षेत्र में या अपन ये कह लें बलिया तरफ पढ़ाने लगे, तो वहाँ और यहाँ की लैंग्वेज में कुछ डिफर है, अंतर है। तो जो 1 से 5 तक का बच्चा है वो यहाँ की भाषा नहीं समझेगा बुंदेलखंड की, या वहाँ के लोग जो बच्चा है 1 से 5 तक का क्लास 1 से 5 तक के पढ़ने वाले बच्चे की उम्र जाने 6 से 11 वर्ष के बीच में होगी। तो प्रोफेसर यशपाल समिति ने एनसीईआरटी 2005 में कहा, उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को मातृभाषा में ही ज्ञान देना चाहिए। मातृभाषा में ज्ञान देने का प्रॉफिट ये होगा कि बच्चा शीघ्र सीखेगा और जल्दी से जल्दी सीखेगा और ग्रोथ भी अच्छा करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा थी। क्या थी? मातृभाषा थी। अब अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं। जो एनसीईआरटी 2005 का एक उद्देश्य और था, इनका उद्देश्य था कि बालक और बालिकाओं में सामाजिक गुणों का विकास किया जाए। तो लिखते हैं एनसीईआरटी 2005, एनसीईआरटी 2005 सबसे ज़्यादा जोर बच्चों के सामाजिकता पर देता था। कैसे पे देता था? सामाजिकता या सामाजिक गुणों के विकास पर दिया। तो एक नया पॉइंट हो गया। एनसीईआरटी 2005 ने बच्चों के अर्थात मतलब क्या होगा, बालक और बालिकाओं के सामाजिक गुणों में विकास पर जोर दिया। और एनसीईआरटी 2005 ने इसका जो मूल विषय था वो सामाजिक विषय को ही जोड़ दिया। इन्होंने किस विषय को जोड़ दिया मित्रों? सामाजिक विषय को जोड़ दिया। ठीक है, हम इस पर लिख लेते हैं, सामाजिक अध्ययन के विषय पर जोड़ दिया था। तो एनसीईआरटी 2005 ने सामाजिक विषय के अध्ययन पर जोर दिया। क्या दिया? अध्ययन पर जोर दिया। इसमें से किस विषय पर दिया? तो 4 विषय थे मित्रों। कौन कौन से थे हम वो देख लेते हैं। भूगोल, दूसरा इतिहास, तीसरा नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान, आप इसे कह सकते हो, राजनीतिक विज्ञान या नागरिक शास्त्र कुछ भी कह सकते हो, राजनीतिक विज्ञान, और चौथा था अर्थशास्त्र। देखो प्राथमिक स्तर पर यदि हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक का भूगोल का अर्थ क्या था? भूगोल हमारे पर्यावरण विषय से संबंध किया गया था। जब हम आपको पर्यावरण विषय की पेडालॉजी पढ़ाएंगे तो जरूर इस पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल कन्फर्म है। लेकिन यहाँ आप हल्की छोटी सी चर्चा करते हैं मित्रों। जो भूगोल विषय पे था तो इसका उद्देश्य था बच्चों को दिशाओं का ज्ञान कराना, बच्चों को नदियों के बारे में बताना, पहाड़ों के बारे में बताना, परिवेश से अवगत कराना, इतना ही भूगोल में था। और यदि हम प्राथमिक स्तर की बात करें तो सौरमंडल, मतलब हम 1 से 8 तक की बात करें तो उसमें सौरमंडल वगैरह भी जोड़ दिया जाएगा। इसकी डिटेल चर्चा अपन फिर करते हैं। इतिहास का अर्थ यह था कि बच्चों को आदर्श गुणों वाले, उच्च व्यक्तित्व वाले, भारत का महान व्यक्तित्व एक पुस्तक भी चलती है सरकारी विद्यालयों में, तो इन व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों से अवगत कराना ताकि बच्चे का जो विकास हो वो अच्छे गुणों में हो सके, इसका उद्देश्य था। राजनीतिक विज्ञान, यहाँ नागरिक शास्त्र भी लिख सकते थे हम लोग। इसका अर्थ यह था मित्रों कि हमें बच्चों को उनके अधिकारों से अवगत कराना। गांव का प्रधान कौन होता है, बीडीसी मेंबर कौन होता है, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, इन छोटे छोटे टर्मों से उन्हें अवगत कराना है। डीएम कौन है, एसडीएम कौन है, एडीएम कौन है, इन सारी चीज़ों से जब हम देखते हैं कि प्राइमरी बच्चों को सिखाए जाते हैं
तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। अर्थशास्त्र से मतलब क्या होता है, 1 से 5 तक बच्चा क्या समझेगा कमाना, बताओ क्या समझेगा? 11 साल का बच्चा कमाना, यदि 5 में भी आ जाता है तो 11वीं में पढ़ेगा। तो अर्थशास्त्र का मतलब ये होगा मित्रों कि हमें बच्चे को कुटीर उद्योग से बताना है, हमें उसे घर में निर्मित होने वाले चीज़ों से पैसे कमाने के बारे में अवगत कराना है। इसका मतलब कोई ये नहीं हुआ कि हम उसे विस्तृत अर्थशास्त्र का ज्ञान देंगे, महान अर्थशास्त्री बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। ना भूगोल में हुआ कि भूगोल के हम सिद्धांत पढ़ाएं, पूरे इतिहास में हम ज़्यादा पढ़ाएंगे कि अंग्रेज आए पूरा डिटेल मोहम्मद गौरी से, ये सब नहीं, सिकंदर से लेके सब कुछ नहीं। इतिहास का मतलब हुआ हम स्वामी विवेकानंद के बारे में बताएंगे, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में बताएंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताएंगे, ऐसे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताएंगे। तो जो हमारे क्रांतिकारी वीर हुए इतिहास में लोग हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके बारे में बताएं। राजनीतिक विज्ञान का अर्थ यही हुआ कि हमें नॉर्मल गाँव का प्रधान कौन है, उप प्रधान कौन है, डीएम, आपके जिले का डीएम कौन है, आपकी तहसील कहाँ है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ों से, और तहसील कहाँ है, आपका थाना कहाँ है, आपका ब्लॉक कहाँ है, आपका ये सारी चीज़ पोस्ट कहाँ, इन छोटी छोटी चीज़ों से आपके गांव का नाम क्या है, आपके देश का नाम क्या है, आपके प्रदेश का नाम क्या है, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। हम लोगों ने खुद टीचर जो लोग बीएड और बीटीसी करके आए हैं, सबने किया होगा, तभी तो शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा होगा प्राइमरी विद्यालय में हम लोग टीचिंग करने जाते हैं तो यही चीज़ें सब बताई जाती हैं, बच्चों को सिखाई जाती हैं। तो ये राजनीतिक अर्थशास्त्र के बारे में बच्चों को छोटे छोटे कुटीर उद्योग के बारे में जानकारी देना, इतना ये एनसीएफ 2005 में सामाजिक विषय के अध्ययन पर जोर दिया। अब अगला हम बात करते हैं इसी में हम बात करते हैं मित्रों कि त्रिभाषा बता दिया, और एनसीएफ 2005 का एक और स्टार करके लिख लो। इसका एक और सबसे बड़ा फॉर्मूला था लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। इन्होंने बच्चे को कहा है, एनसीएफ 2005 कहता है, या इन्हीं के जो कहने का अंदाज था वो कहना ये चाहते थे कि बच्चे को करके सीखने दो, अर्थात ये हुआ कि हम बच्चे को थोड़ा सा हिंट दें, हम बच्चे को पुस्तकी ज्ञान ना कराएं, पुस्तक से ज्ञान ना कराएं, हम बच्चे को जितना सिखाएं वह अपने परिवेश से जोड़कर सिखाएं। बच्चे को मात्र पुस्तक के ज्ञान पर ना रखें, जो हम उसे ज्ञान दे रहे हैं उसके व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हुए यदि हम ज्ञान देंगे तो वह ज्ञान स्थायी होगा और बच्चा जल्दी सीखेगा। जब आपको विधियां पढ़ाएंगे, खेल विधि पढ़ाएंगे, ह्यूरिस्टिक विधि पढ़ाएंगे, अनुसंधान विधि पढ़ाएंगे, तो वहाँ इन सब चीज़ों की हम डिटेल में चर्चा करते हैं। लेकिन एनसीएफ को हमारा मूल उद्देश्य है एनसीएफ को पढ़ना, ना कि उनकी विधियों में डिटेल से जाना। तो एनसीएफ करके सीखने पर जोर देता है। अब आगे हम और देखते हैं मित्रों, कुछ पॉइंट होते हैं तो अगला हम देखते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट और है मित्रों, लिख सकते हैं कि एनसीएफ 2005 है जो इसने 21 विषयों पर फोकस किया। ये एक जनमत संग्रह के द्वारा भी आया था एनसीएफ 2005, उसके हम बताते हैं कैसे जनमत संग्रह से बोल सकते हैं। इसने 21 बिंदुओं पर फोकस किया, जो इसका फोकस बिंदु रहा वो 21 फोकस समूह थे। कितने थे? 21 फोकस समूह थे। एनसीएफ 2005 के 21 फोकस समूहों पर चर्चा की गई, फोकस समूह पर चर्चा की गई। इसका अर्थ क्या था? देखो, जब एनसीएफ 2000 बना तो ये जो समिति थी इनको 300 से 400 लगभग सेक्शन जो स्थल थे, विद्यालय थे, इन्हें वहाँ पर निरीक्षण करवाया गया। और यहाँ से भी जब सरकार संतुष्ट नहीं हुई तो एनजीओ जो होते हैं उनको भी कहा गया कि आप लोग करिएगा। तो जब इन दोनों ने निरीक्षण परिभ्रमण किया, जाना कि क्या आवश्यकताएं हैं आज की, तो वो 21 मुद्दे आए जिन पर सामूहिक चर्चा होके एनसीएफ 2005 हमारा तैयार किया गया। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो जम के शेयर करो, अपने परिवार को बड़ा करो। अब इसके बाद नहीं कहेंगे मित्रों, ये आप लोग खुद समझें। यदि मेहनत पसंद आ रही हो, हमने बताया 22 भाषाओं में निर्मित है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ एक दिक्कत ये थी कि जब एनसीएफ 2005 लागू हुआ तो हमारे मात्र 17 राज्यों ने इसे स्वीकार किया। 17 राज्यों ने स्वीकार किया। कितने राज्यों ने स्वीकार किया? 17 राज्यों ने स्वीकार किया। अगला देखते हैं, एनसीएफ 2005 में भाषा से संबंधित समस्याओं को दूर
करने का दायित्व नामवीर सिंह को था। किसको था? नामवीर सिंह को था। ये हमारा था। जो भाषा से संबंधित समस्याएं आएंगी उसको, इसकी कुछ धाराएं भी हैं, धाराएं बताएंगे आपको, विशेषताएं बताएंगे, लेक्चर लंबा है, सब चीज़ें आपको बताते चलेंगे। तो एनसीएफ 2005 में दायित्व क्या था? नामवीर सिंह को सौंपा। अब इसके आगे हम मित्रों चर्चा करते हैं। एक और देखते हैं, हमने 4 बार बता दिया कि जो इसका निर्माण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 के बारे में जरूर पूछा जा सकता है मित्रों। और ये है कि एनसीएफ 2005 का निर्माण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध के आधार पर किया गया था। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि कौन सा निबंध था? तो उस निबंध का था सभ्यता एवं प्रगति। इस निबंध को मूलभूत आधार बना के एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया। तो प्रश्न बन सकता है कि एनसीएफ 2005 का निर्माण करने का आधार क्या था? तो निर्माण करने का आधार रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध सभ्यता एवं प्रगति था। 1 नंबर का प्रश्न तैयार हो गया। अगला प्रश्न बन सकता है कितने फोकस समूहों पर चर्चा की? तो 21 फोकस समूहों पर चर्चा की। अगला प्रश्न बन सकता है कि भाषा से संबंधित समस्याओं को दूर करने का दायित्व किसका था? नामवीर सिंह ने किया। अगला प्रश्न बन सकता है एनसीएफ 2005 कितनी भाषाओं में लिखा गया है? तो एनसीएफ 2005 22 भाषाओं में, जितनी हमारी भाषा हैं उतनी ही भाषाओं में लिखा गया है। अगला प्रश्न बन सकता है एनसीएफ 2005 को कितने राज्यों ने स्वीकार किया था? तो 17 राज्यों ने स्वीकार किया था। अगला प्रश्न बन सकता है एनसीएफ 2005 को में कुल कितने सदस्य थे? तो एनसीएफ 2005 में कुल 38 सदस्य थे। अगला प्रश्न बन सकता है एनसीईआरटी के कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। अगला प्रश्न बन सकता है यह एनसीएफ किसकी समिति में आया? तो प्रोफेसर यशपाल की समिति में आया। अगला प्रश्न बन सकता है जो संचालन समिति थी, उस संचालन समिति में कितने सदस्य थे? तो 35 सदस्य थे। इस प्रकार के ढेर सारे प्रश्न यहीं से बनते हैं मित्रों और पूछे जाते हैं, जो हमें सीधे मार्क्स दे के जाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा। अब आगे और थोड़ा चर्चा करते हैं मित्रों इस पर। इन्होंने रटन प्रणाली का तो विरोध किया था और इन्होंने 2 शिक्षण सूत्रों पर जोर दिया। एनसीएफ 2005 ने 2 शिक्षण सूत्रों पर जोर दिया। पहला क्या था? हमारा पहला सूत्र था मूर्त से अमूर्त की ओर। दूसरा था ज्ञात से अज्ञात की ओर। बिल्कुल नहीं घबराना, ये क्या होता है अमूर्त से अमूर्त की ओर। बिल्कुल शिक्षण सूत्र लेके आएंगे अभी आपको, क्योंकि इसके बाद एनवायरमेंट है, मैथ की पेडालॉजी, हिंदी की पेडालॉजी, संस्कृत की पेडालॉजी, विज्ञान की पेडागोगी और सामाजिक। हर विषय की विज्ञान और सामाजिक की अनाउंस नहीं कर पाए थे, पर मिलेगी। जैसे एक विषय किसी की पेडालॉजी खत्म होगी तो विज्ञान की लेके आएंगे और सामाजिक, सारी पेडालॉजी आपको पढ़ाई जाएंगी। यहाँ से आपके 15 नंबर बनते हैं, पूरे कन्फर्म कराए जाएंगे। 15 में से 3-4 नंबर तो पेडागोगी के, जो साइकोलॉजी का 30 नंबर का पेपर होता है मित्रों, तो 15 नंबर की पेडालॉजी होती है। एनसीएफ इसी 15 में से 2 से 5 नंबर तक पूछ लिया जाता है। और टीईटी में 2 से 3 नंबर का होता है, जो हमारा सीटेट में होता है 2 से 5 नंबर का पूछा जा सकता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, कोई चीज़ ज्ञात है, हमें उससे अज्ञात की ओर जाना है। मूर्त मतलब होता है दिखाई देने वाला, अमूर्त मतलब ना दिखाई देना, तो दिखाई देने वाली चीज़ से ना दिखाई देने वाली चीज़ तक जाना है। यहाँ तक हमने मित्रों चर्चा की। अब यदि इसके आगे चर्चा हम अगले लेक्चर पर करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लगभग 30-35 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो इसके आगे हम अगले लेक्चर पर चर्चा करेंगे। और अगले लेक्चर पर एनसीएफ 2005 खत्म हो जाएगा और साथ में एक प्रश्नों की दमदार श्रृंखला 25 से 30 प्रश्न लेके आएंगे और 30-35 मिनट में वो भी लेक्चर खत्म कर देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जमकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।